तो आप पिछली क्लासेस पे इन बातों को पढ़ चुके थे, और इन बातों पर पढ़ने के बाद देखो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के इकाई सेलों में आपने कई प्रकार के इकाई सेल पढ़ रखे हैं, और उन इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करने का नियम क्या है। आखिर परमाणुओं की संख्या ज्ञात कैसे होगी, तो भैया एक एक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इकाई सेल होता है सामान्य इकाई सेल, जिसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, याद रखना, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी इसको कहते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। और इस प्रकार के यूनिट सेल की विशेषता या इसकी बनावट क्या होती है उस पर बात करेंगे। आपने पढ़ रखा होगा इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण केवल और केवल कहां पर होते हैं, कोनों पर। तो भैया इस प्रकार का सबसे पहले तो यूनिट सेल बना लिया जाए। तो भैया ये मैंने देखो यूनिट सेल बना रखा है इस प्रकार का, और यूनिट सेल में भी जो अवयवी कण होते हैं और वो केवल बेटा कहां पर होते हैं, कोनों पर। ध्यान रख लेना भैया, कैलकुलेशन का तरीका हम लोग यहीं से निकाल के लेके चलेंगे। तो हम लोगों को क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या। तो ध्यान रखना जरा, हम परमाणुओं की संख्या निकालें तो पहले मुझे कण कहां दिखाई पड़ रहे हैं, किनारों पर, सॉरी कोनों पर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें से कि कोनों पर परमाणु कितने हैं। कोनों पर परमाणु बेटा बहुत ध्यान से याद रखना। पहले तो ये बताओ कोनों पर परमाणु का हिस्सा कितना होता है, 1/8। तो भैया कोनों पर परमाणु का हिस्सा जो है वो 1/8। इस प्रकार से आपको ये ध्यान से देखने हैं इसमें कोने कितने हैं। तो बेटा कोने गिनोगे, गिन पाओगे कोने कितने हैं, 8। 4 तो छत पर हैं, 4 नीचे हैं, तो 8 कोने हो गए। बेटा ये इसको कैंसिल करेगा, टोटल परमाणु कितना निकलेगा, 1। अभी कहोगे सर जी और भी परमाणु होंगे। बेटा मैं कहूंगा कि परमाणु और भी लगाता मैं फॉर्मूला लगाता, कोनों पर ही नहीं किनारों वाला भी फॉर्मूला लगाते, और फॉर्मूला लगाते फलक वाला भी, और फॉर्मूला लगाते केंद्र वाला भी। लेकिन अब आप इस बात को देखोगे कि इसमें अवयवी कण जो थे वो केवल और केवल कोनों पर ही थे, और कहीं था ही नहीं अवयवी कण। तो बाकी के फॉर्मूले को अप्लाई करना अपने लिए बेकार रहेगा। और इस बात को देखो, दो चीजें हैं, या तो याद करके रखो कि सामान्य इकाई सेल में परमाणुओं की टोटल संख्या कितनी होती है, 1। तो मैं ये भी लिख देता हूं, परमाणुओं की कुल संख्या। अगर आपसे परमाणुओं की कुल संख्या मांगता है तो आप कितना बताओगे, 1। अब नेक्स्ट प्रकार के इकाई सेल पर चलते हैं जो कि आपने पढ़ रखा है। कहता है फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, और इसलिए कुछ लोग इसको FCC के नाम से भी जानते हैं। देखो पूरा नाम तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस पे भी पढ़ रखा है। इस क्लास पे क्या करेंगे, इसका केवल शॉर्ट फॉर्म में नाम याद रखें, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और कहता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता क्या है सर, तो भैया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना लेते हैं सबसे पहले। अभी इस चैप्टर में इस चित्र को तो भैया ढंग से ही याद कर लो, बनाने का तरीका। अच्छा, फेस सेंटर यूनिट सेल अगर आपको याद है तो आप जानते हो अवयवी कण क्रिस्टल या इकाई सेल के कोनों पर तो होते ही थे। तो कोने तो हो गए 8, तो मैंने 8 इकाई कण तो 8 परमाणुवी कण या अवयवी कण तो यहां कोनों पर बना दिया। ये बताओ यार, ये ज्यादा इसमें लाइट कम ज्यादा हो जाती है क्या इस बोर्ड में? वहां समझ में आती है लाइट कम ज्यादा? ठीक ठाक समझ में आ जाती है। अच्छा देखो इसका कुछ करते हैं पहले। ठीक है, बढ़िया चल रहा है बहुत से। तो यार ये मैं कह रहा था कि फलक केंद्रित इकाई सेल जो होता है FCC, इसमें अवयवी कण कोनों पर तो होते ही होते हैं। और अगर आपको याद है, पुरानी बात नहीं भी याद है तो भी सुनो, और एक एक अवयवी कण इसकी समस्त कहां पाया जाता है, फलकों पर। एक छत वाली फलक,
ये फर्श वाली फलक, ये उधर की दीवार वाली फलक, इधर की दीवार वाली फलक, दो फलक और बची हैं, एक पीछे का हिस्सा और एक, तो ये पीछे के हिस्से वाला पार्टिकल, ये अगले हिस्से का पार्टिकल। अगर कोई पूछेगा कितने परमाणु होते हैं, तो मैं देखो हल करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि कोनों पर पार्टिकल है, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा कोनों पर परमाणु, कोनों पर परमाणु। और मैं क्या सोचता हूं, आप इसको निकालने का तरीका याद रखो, रटने के चक्कर में पढ़ना मत, परेशानियां जस्ट डबल हो जाने वाली हैं। बेटा कोनों पर परमाणु निकालोगे तो कोनों पर परमाणु का हिस्सा कितना होता है, 1/8। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति बता सकता है देखकर इसमें कितने कोने हैं, 8। तो बेटा अगर आप देखोगे तो टोटल कितना परमाणु यहां मिला, 1 परमाणु। आप परमाणु लिख दीजिए यहां पर चाहे तो। अच्छा, दूसरी बात मैं पूछता हूं, क्या पार्टिकल केवल कोनों पर ही थे? तो कॉग्निशन जी फलक पर भी थे। तो मैं क्या सोचता हूं, फलक वाले भी पार्टिकल को गिन लेते हैं। तो अब देखो, फलक पर परमाणु, अगर बेटा फलक पर परमाणु देखा तो सबसे पहले तो फलक पर यह चेक करते हैं कि परमाणु का हिस्सा कितना होता है। तो फलक पर परमाणु का हिस्सा होता है 1/2। तो 1/2 तो ये लिखेंगे। क्या कोई बता सकता है कितने फलक यहां पर अवेलेबल हैं जिन पर अवयवी कण रखे गए हैं? तो 6। भाई इस कमरे पर ही सोचते तो सारी फलकों पर अवयवी कण रखे हैं, मतलब 4 तो दीवारों पर रखे हैं, ऊपर छत पर रखे हैं, नीचे फर्श पर रखा हुआ है। तो 4 और 2 मिलकर कितना हो गया, 6। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 3 परमाणु आ जाएगा। अभी आपसे पूछेंगे कि बेटा क्या अभी भी और भी कहीं परमाणु रखा है? कहोगे सर जी नहीं, फलक पर होता है, केवल कोनों पर होता है। इसका मतलब कोनों पर भी परमाणु निकाल सके, फलक पर भी परमाणु निकाल सके, इसके अलावा तो होते ही नहीं। तो अब यहां लिखेंगे कुल परमाणु। कुल परमाणु, टोटल परमाणु पर बात करेंगे तो बेटा 1 परमाणु था कोनों को मिलाकर, 3 परमाणु मिले फलकों को मिलाकर। तो जानते हो टोटल परमाणु कितना हो जाने वाला है, 4 परमाणु। आपको यह याद होना चाहिए, जैसे ऐसे पूछता है कभी कभी, एफसीसी में के इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। और मैं क्या सोच, देखो ये भी बातें हैं, निकालना तो आपको हर हालत में आना चाहिए, और साथ में ऐसा भी आना चाहिए कि आप डायरेक्टली इस बात को बता सकते हैं। देखो क्या है कि जब आपसे डायरेक्टली पूछता है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है या किसी कैलकुलेशन के दौरान आपको इसकी जरूरत पड़ती है, बेटा ये सारा का सारा वर्जन निकालने की जरूरत नहीं है। फिर देखो मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास एफसीसी आ जाता है, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कैसा कि आप बिना कलम उठाए और बिना चित्र को ढंग से बिना देखें आप बता दें परमाणुओं की संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो पूछे एफसीसी, जैसे ही कहे तो मैं समझ जाऊंगा कि कोनों पर परमाणु हैं, और दूसरा फलकों पर परमाणु। कोने होते हैं 8, गुणा होने वाला है 1/8 का, 8 से 8 कैंसिल, 1 परमाणु वहां निकलेगा। फलक होते हैं टोटल 6, लेकिन फलक पर परमाणु का हिस्सा कितना होता है, 1/2, आधा। मतलब 6 फलक थी, हिस्सा आधा होता है, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3 तो यहां से निकाला, 1 कोनों से निकाला था, टोटल 4। आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, जितनी जल्दी आप बता सकते हो वो बेटर है। लेकिन हाँ, जब निकालने के लिए कहेगा निकाल के दिखाओ आखिर कैसे 4 होता है, तो फिर आपको ये दिखाना है, नहीं तो आपको डायरेक्टली भी ये पता होना चाहिए। अच्छा, मैं क्या सोचता हूँ, मैं रटवा भी देता, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं उस बात का। अगर आपसे मांग लेता कैसे निकालता, तो आप बिल्कुल ना लिख पाते। निकालना भी आना चाहिए और डायरेक्ट भी वैल्यू को तैयार रखो। तो एफसीसी हो गया। क्या और भी कोई इकाई, यहां पे लिख लेते हैं अगले प्रकार का इकाई सेल। अगले प्रकार का इकाई सेल था, हाँ, आधार केंद्रित, आधार केंद्रित इकाई सेल। जैसे ही पता चले कि आधार केंद्रित इकाई सेल की बात कर रहा है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी भी कुछ लोग कहते हैं इसको, उससे परेशान मत होना। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी भी कह देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आधार केंद्रित इकाई सेल होता क्या है, तो भैया सबसे पहले इकाई सेल को बना लेते हैं, फिर मैं व्यवस्था भी बता देता हूं। और वैसे ही मैंने बताया, इस निकालने का तरीका तो आपको तैयार ही रहना चाहिए, आपको वैल्यू डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए।
अच्छा, आधार केंद्रित इकाई सेल जो था, कोनों पर तो अवयवीकरण होते ही थे, तो भैया कोनों पर अवयवीकरण तो है ही, 8 कोने, 8 कोनों पर अवयवीकरण रख दिए। अब इसके बाद आधार केंद्रित में क्या होता था, एक अवयवीकरण जो होता था वो ऊपर वाली छत पर होता था, एक फर्श पर होता था। तो ये छत भी एक प्रकार की फलक है और फर्श भी एक प्रकार की क्या है, फलक। अब देखो इस चित्र को देखकर अगर बच्चा अपने मन से जान पा रहा है कितने अवयवीकरण, कितना परमाणु बनेगा टोटल, इसका मतलब आप फिर सही दिशा में जा रहे हो। अच्छा, क्या कहते हो, ध्यान से देखना, ये कोने वाले मिलकर कितने परमाणु बनाएंगे, 1, क्योंकि कोने तो 8 है, गुना होगा 1/8 से, 1 परमाणु ये बनाएंगे। और फलकें होती 6 हैं, लेकिन तुमको ये ध्यान देना 6 फलकों से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब जो है वो है कि कितनी फलकों पर अवयवीकरण अवेलेबल है। तो 2 फलकों पर अवेलेबल है, तो 2 फलकों पर जो अवेलेबल है, प्रत्येक फलक के अवयवीकरण का हिस्सा कितना होता है, आधा। फलकें कितनी यूज में आ रही, 2, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 परमाणु फलक से निकला, 1 परमाणु कोने से निकला, टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2। ऐसा भी आपको आना चाहिए। अब कैलकुलेशन कराने के लिए क्या है, तो भी देखो कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मुझे कोनों पर अवयवीकरण दिख रहे हैं, तो मैं लिखूंगा कोनों पर परमाणु। और बेटा कोनों पर परमाणु की बात अगर आएगी तो कोनों पर भैया हिस्सा जो होता है वो हिस्सेदारी होता है 1/8 का, और टोटल कोने हैं 8, तो इससे तो 1 एटम निकल कर आएगा, 1 एटम या 1 परमाणु। अब इसके बाद कहता है सर जी फलक पे भी तो दिखाई दे रहे हैं, मैंने कहा हाँ दिखाई दे रहे हैं, फलक पर भी निकालते हैं। फलक पर परमाणु, बेटा फलक टोटल तो 6 थी, तो 6 मत लिखाना इस बार, क्योंकि 6 होने से कुछ भी नहीं होता। मेन है कि एटम जो है वो कितने फलकों को छू रहा है, तो 2 फलकों को। और हिस्सेदारी कितनी होती है, 1/2 की। कैंसिल करेंगे तो 1 परमाणु यहां भी निकलेगा। बेटा टोटल अगर परमाणु निकालेंगे, कुल परमाणुओं की संख्या को यहां Z से भी लिखा गया है 2। इस चैप्टर में टोटल परमाणुओं की संख्या को Z से भी लिखा गया है। तो अगर आप चाहें तो इस बात को भी तैयार कर सकते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूं, इस चीज को मिटाएंगे यार। अभी एक और इकाई सेल बचता है, उसको पहले लिखेंगे। अंतः केंद्रित इकाई सेल। अब बात आती सर जी अंतः केंद्रित इकाई सेल होता कैसा है भैया। इकाई सेल सबसे पहले चेक करेंगे। अब इकाई सेल में भैया ये बात तो और ये चित्र तो बनाना आना ही चाहिए। अच्छा, अंतः केंद्रित इकाई सेल में कोनों पर तो अवयवीकरण होते ही थे, जानते हो। एक अवयवीकरण होता था, बिल्कुल मैं कह रहा था कमरे के बीचों बीच लटक रहा होता, तो मैं ये कमरे के बीचों बीच। अच्छा, ये कमरे के बीचों बीच वाले का मतलब है ये क्या किसी दीवार पर फलक पर है, नहीं, ये बीचों बीच लगा हुआ है। बेटा इस पर देखेंगे तो सबसे पहले कोनों पर परमाणु दिख रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा कोनों पर परमाणु। कहोगे सर जी हिस्सेदारी 1/8 की होती है, कोनों पर अगर मैं देखता हूं गिनने चलता हूं तो 8 जगह परमाणु मिलते हैं, तो भैया 1 परमाणु तो कोनों पर टोटल बनेगा जाके। अब बात आती है सर जी ये वाला जो परमाणु ये फलक पे भी नहीं है, किनारे पर भी नहीं है, कहता है ये वाला तो बिल्कुल सेंटर पर है। अगर आप सेंटर पर देखोगे अर्थात केंद्र पर परमाणु, तो आप कहोगे सर जी केंद्र पर परमाणु का हिस्सा तो 1 का होता है और इसके केंद्र में 1 ही परमाणु दिख रहा है, इसलिए 1 से गुणा, तो 1 एकम 1 परमाणु। जानते हो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल परमाणु, जिसको हम Z से भी लिखते हैं 1 + 1 = 2। तो ये आपको चीजें तैयार रहनी चाहिए हर हालत में।
तो जो ये हर हालत वाली बात है, समझ पा रहे हो। अब देखो कहता है सर जी इसका आखिर यूज क्या क्या है, इसको नोट करो, देखते हैं। देखो इसका क्या है कि अपनी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, समझते हैं आखिर किस टाइप का क्वेश्चन इससे आया है अपने यहाँ। जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। लिखा है यदि ए व बी तत्व के परमाणु कोनों पर एकांतर क्रम में उपस्थित हैं, तो भैया मैं क्या सोचता हूं, मैंने यूनिट सेल सबसे पहले हम लोगों को बना ही लेना चाहिए। और आपको मैंने शायद पहले भी बताया था, नहीं भी बताया तो आज बता दें, अपने कोर्स में केवल घन के आकार वाले इकाई सेल हैं, या हम लोगों को जो यूनिट सेल पढ़ने हैं वो केवल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ने हैं। हेक्सागोनल जो यूनिट सेल है वो हम लोगों के लिए भी नहीं है। तो सबसे पहला काम है ऐसे सवालों को हल करने के लिए चित्र का बनाना बिल्कुल ही जरूरी है। चित्र को बना करके नहीं आओगे शायद मेरे ख्याल से समस्या बढ़ने वाली है। तो भैया सबसे पहले यूनिट सेल, और यूनिट सेल कभी भी कह दे, एक बात को तो अच्छे ढंग से याद रखना है कि घन का आकार तो बना लेना चाहिए। ये यूनिट सेल हो गया। अब यूनिट सेल को, अब सवाल को पढ़ेंगे, अब बहुत अच्छा लगेगा सवाल को पढ़ने में। पढ़ें। कहता है यदि ए और बी तत्व के परमाणु कोनों पर एकांतर क्रम में उपस्थित है, मतलब ए भी कोनों पर है और बी वाला परमाणु भी कोनों पर ही है। और कैसे क्रम में उपस्थित है? एकांतर। एकांतर का मतलब समझते हो? देखो मैं बताता हूं। एक कहीं किनारे से स्टार्ट करते हैं, ये परमाणु ए का है तो जानते हो इसके जस्ट बगल वाला परमाणु जो है ये काहे का है? बी का। समझ पा रहे हो एकांतर का मतलब? और बी के जस्ट बगल वाला परमाणु फिर जानते हो काहे का है? ए का। और ए के जस्ट बगल में जो परमाणु है वो फिर से काहे का है? बी का। बी से जुड़ा हुआ जो परमाणु है वो एकांतर क्रम का मतलब ए का है, और ए से जुड़ा हुआ परमाणु जो है वो किसका है? बी का। अच्छा, दोनों प्रकार के परमाणुओं की पहचान, बी से जो परमाणु जुड़ेगा वो ए का होगा और ए से जो परमाणु जुड़ा होगा वो बी का होगा। एकांतर क्रम का मतलब होता है अल्टरनेट। प्रत्येक पार्टिकल आप कहीं पर भी जाओगे अल्टरनेट मिलेगा। अगर ये बी है तो ए मिला फिर बी मिला, बीच में ए जरूर मिला। ऐसा मत कर देना कि ये बी मिला ये बी मिल गया। यहां से यहां डायरेक्ट कोई चेन कॉम्बिनेशन भी तो नहीं है कि लाइन भी हो, मिलेंगे अल्टरनेट। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर है कि अगर बच्चा लिखना चाहे तो लिख ले कि इस प्रकार के परमाणु, जो ए परमाणु हैं वो खोखले गोले से बनाए गए हैं और जो परमाणु के बी हैं ये पार्टिकल हैं ये शेडेड गोले से बनाए गए। तो ए के परमाणु जान गए, बी के परमाणु जान गए। अच्छा, मैं सबसे पहले कहता तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करो। अभी पहले निकालते हैं। सबसे पहला काम जो मेरा है, मेरा पहला काम है, मैं चेक करूंगा कि ए के टोटल कितने परमाणु हैं। तो बेटा देखो, ए के परमाणु, अब देखो ए के परमाणु निकालोगे, सबसे पहले बताना है ए के परमाणु उपस्थित कहां पर हैं? कोनों पर। कोने की हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/8 की। अगर कोने की हिस्सेदारी 1/8 की होती है तो वो लिख देना। अच्छा, जरा ये बताओ, कोनों पर है तो ए का परमाणु, लेकिन कितने कोनों पर ए के परमाणु हैं? 4। तो 4 से गुना करवा देना है। 8 पर नहीं है, 8 में से 4 पे तो बी है। डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर कितना बटा आ जाएगा? 1/2, अर्थात आधा परमाणु किसका है? ए का। चलो बी का भी परमाणु निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे बी के परमाणु। बेटा बी के भी परमाणु तो क्या कोनों पर ही है, इसलिए 1/8 की हिस्सेदारी है। और टोटल बी के परमाणु कितने हैं कहोगे सर जी? 4। बेटा सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर कितना आने वाला है? 1/2। मैं क्या सोचता हूं, इस पूरे क्रिस्टल में, इस पूरे इकाई सेल में आधा परमाणु ए का है और आधा परमाणु है बी का। तो देखो, यौगिक का अणुसूत्र। अच्छा, यौगिक का अणुसूत्र अगर लिखना भी होगा तो तुमको इंफॉर्मेशन जो मिला है वो मिला है कि ए का परमाणु जो है वो है आधा, और आपको जो इंफॉर्मेशन मिला है वो बी का परमाणु भी कितना है? आधा। देखो होता क्या है, हम इनका रेशियो निकालते हैं ए और बी का। तो रेशियो कैसे निकालो? क्या दोनों परमाणु आपस में बराबर हैं? आधा ये भी आधा ये भी। इस पूरे को बेटा 2 से क्या करवा दो? गुना।
तो दो दो को कैंसिल कर देगा, सूत्र क्या आ जाएगा, ए बी। तो यौगिक का सूत्र क्या है, ए बी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 2 से गुणा अगर दोनों पर करवाओगे तो ये 2 जो है वो इस हाफ को भी कैंसिल कर देगा और ये इस हाफ को भी कैंसिल कर देगा और फॉर्मूला बन जाएगा ए भी 1 हो जाएगा और बी भी 1। और 1 को आप लिखते नहीं हो, क्योंकि 1 को क्यों नहीं लिखते, देखो बहुत सारे फॉर्मूले, क्या NaCl आपने फॉर्मूला जब भी कभी लिखा है, क्या आपने Na के बाद 1 लिखा है, कभी नहीं लिखा। और पहचान में हमेशा रहा है कि सोडियम 1 है। तो सेम कैटेगरी पे चलेंगे और अणु सूत्र निकालने की बात कहेगा ए बी। रेशियो निकालना बिल्कुल जरूरी है। अच्छा यहां पे हाफ आ गया, इसीलिए इसको ज्यादा पूछते भी है कि हाफ के बाद बच्चा क्या करेगा। नॉर्मल वैल्यू पर तो खूब अच्छे ढंग से सवाल निपटाते हैं लोग, हाफ पर क्या होगा, रेशियो निकालना है, आधा आधे को कैंसिल कर देगा, काम खत्म। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कहता है दो तत्व ए और बी मिलकर एक घनी यौगिक का निर्माण करते हैं तो घनी यौगिक बनेगा। तो भैया सबसे पहले यूनिट सेल बना लेते हैं। और ये बन गया यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में सबसे पहले परमाणु को अब पढ़ते हैं, परमाणु की व्यवस्था कहां है। कहता है दो तत्व ए और बी मिलकर एक घनी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास जो भी घनी यौगिक बना है उसमें से 2 तत्व हैं, एक का नाम ए और एक का नाम बी है। कहता है ए कोनों पर है, तो भैया ए को कहां पर रख दो, कोनों पर। ये लो भैया ए को कोनों पर रख दिया। अच्छा इस बार एकांतर कहा नहीं, तो ए को कोनों पर सजा के रख दो। पूछे सर जी ए को हम पहचानेंगे कैसे, तो आप बताओगे खाली इस प्रकार का गोला बना दिया जाए, ये ए की पहचान है। तथा बी को फलकों के केंद्र पर, अर्थात बी फलक पर रहने वाला है। बी को कैसे बनाएंगे, तो बी को शेडेड कर देते हैं। अब फलकों पर रखना है बी को, देखो तो ये फलक हो गई जमीन वाली, ये फलक छत की अर्थात डिब्बे के ऊपरी हिस्से की, या क्रिस्टल के या इकाई सेल के ऊपरी हिस्से की। ये दाईं ओर की दीवार, ये बाईं ओर की दीवार पर बी, एक पीछे की दीवार पर बी और एक ये आगे की दीवार पर। तो 6 फलक। क्या अभी कोई रह गया है क्या, 2 4 6 सब है, ठीक है, बैलेंस है। अब सबसे पहले मैं पहचानूंगा कि ए के परमाणु कितने हैं। ए के परमाणु, क्या कोई बता सकता है ए के परमाणु उपस्थित कहां पर है, केंद्र पर, फलकों के कि कोनों पर उपस्थित हैं। कोनों पर हिस्सेदारी कितनी होती है, 1/8 की। और कितने कोनों पर ए उपस्थित है, तो कहोगे सर जी 8 कोनों पर ए उपस्थित है। तो टोटल ए के परमाणु कितने हो गए, 1 परमाणु। अब बताती कहते सर जी बी के परमाणु भी निकाल लेते। बेटा बी के परमाणु को अगर निकालने जाते, चलो तो बेटा बी के परमाणु है तो फलक पर, और फलक पर तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा फलक की हिस्सेदारी कितनी होती है, 1/2 की। कितनी फलकों पर बी का परमाणु सजा हुआ रखा है, 6 फलकों पर रखा है। बेटा कैंसिल करेंगे तो कितने परमाणु आ जाएंगे, 3 परमाणु। कहता है अणुसूत्र ज्ञात करना था आपको। बेटा अणुसूत्र ज्ञात करोगे तो जरा ध्यान से देखो, ए के कितने परमाणु हैं, 1। ए का परमाणु है 1। बी के कितने परमाणु हैं, 3। तो बी के हैं परमाणु 3। एक को लिखा नहीं जाता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, AB3। आसानी से आप फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते थे। फॉर्मूला है ए का, क्योंकि 1 परमाणु है तो ए, और बी के 3 परमाणु है इसलिए बी के साथ 3। तो फॉर्मूला AB3, या कुछ किताबों पर अगर ऐसा लिख गया है या आपके आंसर पर ऐसा आ रहा है B3A, तो भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, 1% परेशान नहीं होना है। अभी भी मेरे लिए बी के परमाणु 3 है यौगिक के अणुसूत्र में, और ए का परमाणु 1 है, और यहां की कंडीशन पर भी वही सेम कैटेगरी है। इसको जल्दी से नोट करते हैं, एक क्वेश्चन और रह गया जाता है, उसको भी नोट करते हैं। फिर आप लोगों ने बनाया है, सही कर रखा है उसको, और ऐसा होना भी चाहिए कि क्योंकि क्या है कि अब हर एक सवाल को आप बिल्कुल 1 to 1 करके नहीं पढ़ सकते, जो आपके यहां बोर्ड परीक्षा पे ही आए हैं। यही फॉर्मूला बदल देगा केवल, और कुछ भी नहीं करेगा। ए को बी से चेंज कर देगा, सी को ए से चेंज कर देगा, हो गया भैया उसी समय।
और जैसे ये चेंजमेंट लाएगा भैया अपने आप फॉर्मूला बदल जाएगा। कोई सर जी आप तो समझ में नहीं आ रहा है, हम तो रट के आए थे ABC3 का। भैया कुछ भी नहीं होता ऐसी जगहों पर। मैं सबसे पहले पढ़, ABC 3 प्रकार के तत्व हैं। ए कहां पर मेन पोजीशन है कि ए कोनों पर, बस मेनली बस ये बात है। तो ए को कहां पर रखना है? कोनों पर। भैया कोने बना दे, या ऐसा कह सकते हैं कि कोने सजा देते हैं पहले। ये परमाणु किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए को। कहता है अब बी को देखो, बी घन के केंद्र पर। घन का केंद्र जानते हो? देखो फलक का केंद्र एक अलग है, घन का केंद्र अलग है। फलक का केंद्र दीवारों पर, छतों पर और फर्श पर होता है, लेकिन घन का केंद्र होता है बीचों बीच। यह है घन का केंद्र, और इसको मैं ऐसा बनाऊंगा। यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को। तो भैया ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। कहता है हां सी। अब सी का जो परमाणु है बेटा वो फलक के केंद्रों पर, तो सी जो है वो फलकों के केंद्र पर बैठा है। तो देखो सी को यहां पे ना दे, एक ये फलक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीछे की ओर, छठवीं आगे की ओर, और इनको देखो सी वालों को थोड़ा सा अलग डिजाइन दे देते हैं ताकि पहचान तो हो सके। ये जो एटॉमिक पार्टिकल है ये सी के लिए है। हल करेंगे, लिखेंगे ए के परमाणु। कहोगे सर जी कोनों पर है इसलिए 1/8, 8 कोने हैं तो 8 से गुणा कर दिया, एक परमाणु निकल आया। बी के परमाणु, बेटा बी कहां पर उपस्थित है? तो कहोगे सर बी तो केंद्र पर था, और बेटा आपको याद है केंद्र की हिस्सेदारी एक की होती है, और केंद्र भी एक ही होता है, इसलिए एक एकम एक परमाणु बी का हो गया। अगर आपसे पूछता है कि सर सी के परमाणु क्या रहेंगे, तो भैया सी की हिस्सेदारी सबसे पहले पता करते हैं। सी है कहां, लोकेशन क्या है? फलक के केंद्र पर। तो फलक की हिस्सेदारी होती है 1/2 की, और बेटा फलक पर कितनी जगहों पर है? 6 जगहों पर, तो 3। अगर आपसे अणुसूत्र की डिमांड करता है, ए का एक परमाणु A1, बी का एक परमाणु B1, सी के परमाणुओं की संख्या 3, या आप बेटा ऐसे भी लिख सकते थे कि ABC3। हाँ ये भी अगर क्रम बिगड़ जाए कि ए पहले लिखा हो फिर सी लिखा हो बाद में बी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ABC3 ठीक है। आगे पीछे भी हो जाए तो उससे परेशान ना होना। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं और एक और हेडिंग को पढ़ते हैं जो अभी कुछ दिन चलने वाली है, 1-2 दिन, और इससे रिलेटेड कुछ बातें भी पता करेंगे। जैसे लिखा है निविड संकुलन। अब क्या है बच्चे के लिए निविड संकुलन, यह शब्द नया है। अभी मैं दूसरा शब्द यूज करता हूं, देखना आधे से ज्यादा बच्चों को पहली बार में समझ में आ जाएगा। निविड संकुलन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को किसी भी जगह खचाखच भर देना, इसको कहते हैं निविड संकुलन। 2-3 एग्जाम्पल भी मेरे पास रखे हुए हैं पुराने। हाँ पुराने एग्जाम्पल निकाल के लाते हैं। देखो नया एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एग्जाम्पल है और पुराने समय से रिलेटेड भी एग्जाम्पल है। देखो पुराने समय से रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है, ये खिचड़ी का त्योहार आ रहा है, नहीं गोलियां खेलते हो ना, गोलियां खेलते हो, बहुत सही करते हो। अपने समय पर हम लोग भी खेलते थे, जानते थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या कर रखा था यार, अपने समय में एक मटकी होती थी पुराने, उस मटकी हाँ सही बिल्कुल, तो मटकी होती तो भैया जितनी भी गोलियां ले जाते थे उसको पहले गिन के निकाल के लेके जाते थे हम लोग। गिन के निकाल के ले गए, कितनी गोलियां? 35 गोलियां हैं, निकाल के ले गए। फिर लौटते समय शाम को आते थे भैया उसको गिन के रखते थे, 35 थी, 45 हो गई हैं, 10 बढ़ गई हैं। तुमको यकीन नहीं होगा, एक बार ऐसा हुआ कि हमने खेल खेल कर 1000 गोलियां बना ली, खेल खेल के 1000 गोलियां बना ली, और जब 1000 हो गई तो फिर वो मटकी जो थी खचाखच भर गई भैया। तो खचाखच भर जाने का मतलब है, लेकिन फिर भी मैं क्या सोचता हूं, एक और इसी भी से बात देखते हैं, और इसके बाद भी मेरे पास 10 गोलियां एक्स्ट्रा आ जाती,
तो मैं 10 गोलियों को रखने के लिए अलग से मटकी नहीं लाता। मैं क्या सोचता, इसी मटकी को पकड़ो, थोड़ा हिलाओ, जगह बनाओ और बाकी की 10 गोलियों को वहीं ही रखो। इस घटना को कहते हैं खचाखच पैकिंग, या विज्ञान ने इसी बात को कह रखा है निविड संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग। आपके घर में मूंगफली भी आती होगी, जानते हो, डिब्बे में अगर आपसे कहा जाए रख लो भैया अपने डिब्बे में, आप डिब्बे में पहले भर के रखोगे, फिर आपको लगेगा भाई कुछ जगह खाली रह गई है, तो डिब्बे को पटक दोगे, हिला दोगे, सर ठूस दोगे अंदर, और बची हुई जो 10, 20, 50 मूंगफली अगर बाहर भी होंगी उनको भी अंदर डालने की कोशिश करोगे। यह है निबिड़ संकुलन। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। प्रत्येक ठोस पदार्थ जो होता है उसमें कणों की अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होती है, और ठोस पदार्थ में ये कण एकदम एक दूसरे के साथ बहुत नजदीक रखे रहते हैं। और जब बहुत नजदीक भी रखे रहते हैं, और अगर मैं क्रिस्टलीय ठोसों की बात करूं तो सारे के सारे कण खचाखच भरे रहने के बावजूद अपनी निश्चित जगह पर उपस्थित होते हैं। जो पार्टिकल फलक पर है वो फलक पर बिल्कुल उपस्थित है, वो दूसरी जगह नहीं जाने वाला। जो कोनों पर है वो कोनों पर रखा रहेगा। अर्थात प्रत्येक पार्टिकल अपनी जगह पर व्यवस्थित रहता है, बिल्कुल खचाखच एक दूसरे के साथ परमाणुओं की व्यवस्था में जुड़ा रहता है। और एक साथ परमाणुओं की व्यवस्था का इस प्रकार से जुड़ना ही कहलाता है निविड़ संकुलन। और निविड़ संकुलन से प्राप्त जो बनावट तैयार होती है, जो स्ट्रक्चर तैयार होता है यौगिक का, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। अगर कोई निबिड़ संकुलित संरचना भी कहता है तो भैया इस घटना को आप वहीं से बता सकते हो। तो क्या निबिड़ संकुलन जान पा रहे हैं आप क्या होता है? बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना कि अगर आपको मैं हिंदी के कुछ पुराने शब्द दिखा दूंगा आप तुरंत जान जाओगे खचाखच व्यवस्था, बिल्कुल भरे हुए ढंग से। अब खचाखच दिखने में थोड़ा सा अलग लगता है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इस बात को देखते हैं। क्या लिखेंगे? प्रत्येक ठोस पदार्थ जिन छोटे छोटे अवयवी कणों, जिन छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, वे कण एक दूसरे के काफी समीप होते हैं, काफी समीप होते हैं। अर्थात एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, बिल्कुल नजदीक होते हैं, पास होते हैं, समीप होते हैं। इन कणों का एक दूसरे के समीप होना ही, एक दूसरे के साथ जुड़ना ही, ऐसा चाहे लिख लो, समीप होना लिख लो या साथ जुड़ना, जुड़ना ही निविड़ संकुलन कहलाता है। अब निविड़ संकुलन का मतलब ऐसा भी मत सोच ले, वैसे ठोसों में क्योंकि निविड़ संकुलन पढ़ रहे हो इसलिए मैंने वो शब्द यूज कर लिया, वो खचाखच भरा रहने वाला। द्रवों का अगर निविड़ संकुलन की बात की जाए तो द्रवों का निविड़ संकुलन जो है वो निश्चित नहीं है। रीजन द्रव का पार्टिकल मूवमेंट करता रहता है, गति करता रहता है, तो कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं है, तो उसमें निविड़ संकुलन को आप पढ़ भी नहीं सकते। हाँ, द्रव को भी पढ़ सकते हैं जब उसको ठोस अवस्था में बदल लिया जाए और उसके कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित हो जाए। हाँ, एक इसमें से लाइन और लिखेंगे, क्या कहता है निविड़ संकुलन, तो सर जी ने पढ़ा दिया। निविड़ संकुलित संरचना क्या होती है, तो एक लाइन और,
निबिड संकुलित परमाणुओं की व्यवस्था, निबिड़ संकुलित परमाणुओं की व्यवस्था, अर्थात परमाणु जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या क्लोज पैकिंग में होते हैं, उन परमाणुओं की जो भी व्यवस्था होती है, जो भी अरेंजमेंट होती है, जो भी पैटर्न पर जुड़े होते हैं, उस पैटर्न को ही कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था को ही निबिड़ संकुलन कहते हैं, सॉरी निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। बेटा एक और इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूं नोट करके चाहे इस बात को लिख लिया जाए, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। किसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है? जो नोट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा लिखते हैं, निबिड़ संकुलित। तो निबिड़ का मतलब घबराना नहीं, निबिड़ का मतलब जानते हो? खचाखच भैया भरा हुआ, ऐसा बोल देना है, खचाखच भरे हुए ना, निबिड़ संकुलित परमाणु अपने चारों ओर जितने परमाणुओं को स्पर्श करता है, परमाणुओं को स्पर्श करता है, जितने परमाणुओं को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। उपसह संयोजन संख्या, बेटा उपसह संयोजन संख्या का एक और नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो है, ये तो हालांकि अब अगली क्लास पर होंगे, लेकिन अभी के लिए ये तैयार रखो कि जब भी कोई ठोस पदार्थ आप देखते हो, उसमें बहुत सारे परमाणु एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए रखे रहते हैं। उनमें से किसी एक परमाणु को उठा लीजिए, वो परमाणु अपने चारों ओर जितने परमाणुओं को छू रहा है, उसकी कहलाती है उपसह संयोजन संख्या। अगर वो परमाणु अपने चारों ओर दो परमाणुओं को छू रहा है, इसका मतलब उपसह संख्या 2 है। 3 को छू रहा है, उपसह संख्या 3 है, और 4 को छू लेता है तो उपसह संयोजन संख्या 4 है। नोट कर लो फिर इसको।